गुड मॉर्निंग। करते हैं भाई स्टार्ट आज का लेक्चर। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9 के लिए जो यूनिट नंबर 3 थी साइंस में, एटम एंड मॉलिक्यूल, उसका लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। किस प्रकार से रहेगा देखो, इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो अपने सिलेबस में है एनसीईआरटी में कुछ लॉज दिए गए हैं, जैसे उसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। भाई किस प्रकार केमिकल जो होंगे अपने एटम होंगे, एलिमेंट होंगे, वो किस प्रकार कंबाइन करते हैं। तो उसके लिए लॉ बनाए गए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये बनाए गए हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे किस प्रकार से हम एटम को सिंबल देंगे, ठीक है, जो एलिमेंट का सिंबल क्या रहेगा, इस प्रकार से इस पूरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का लेक्चर। और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पहले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। किस प्रकार से कोई केमिकल में कौन आएंगे, जैसे एटम हो गया, एलिमेंट होगा, ठीक है, वो आपस में किस प्रकार से कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके फिर वो फर्दर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो उसके लिए दो लॉ यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिए हैं, जिसके अंदर क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, मास कांस्टेंट रहेगा, इस प्रकार से बताया गया। और एक लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो हम पहले पढ़ते हैं भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किस प्रकार से रहेगा, बिल्कुल आसान है भाई, बिल्कुल आसान सा रहेगा। क्या कहेंगे इसके अंदर, हम क्या लिखेंगे, इन ए केमिकल कॉम्बिनेशन, इन ए केमिकल कॉम्बिनेशन या वी कैन से केमिकल कॉम्बिनेशन को हम क्या नाम दे सकते हैं, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। मास can never be created nor be destroyed। तो देखो क्या क्या था भाई, कहता है अगर हम कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, या बोलोगे इन ए केमिकल कॉम्बिनेशन, कोई भी केमिकल का कॉम्बिनेशन होगा, उसके अंदर मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी मास क्या रहेगा भाई, एटम का या मॉलिक्यूल का, या आप एटम का बोलोगे या एलिमेंट का बोलोगे, तो वहां पे मास क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मास का चेंज वहां पे नहीं होगा। किस प्रकार, देखो मान लिया ए प्रकार के कोई एटम थे, एटम ए थे और एटम बी होंगे यहाँ पे, और दोनों मिलकर के केमिकल बनाते हैं ए बी टाइप का, ए बी टाइप का कोई वहां पे केमिकल बनाते हैं। तो किस प्रकार से देखते हो आप, देखो मान लिया ए जब हमने मिलाया तो ये 4 ग्राम था, और बी जब हमने मिलाया तो ये मान लिया 6 ग्राम था। फॉर एग्जाम्पल ये 4 ग्राम था, ये 6 ग्राम था। तो वहां पे कहता जो प्रोडक्ट बनेगा अपना, देखो ये जो साइड रहेगी ना, एरो से जो लेफ्ट साइड रहती है, वो तो किसकी साइड रहेगी, रिएक्टेंट की, ठीक है, ये तो रिएक्टेंट की साइड रहेगी भाई, रिएक्टेंट रहेगी। और जो एरो के उस तरफ होंगे, जिस तरफ हेड है एरो का, वहां पे जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट वाली साइड होगी। तो यहाँ पे है ना, कहता जितना यहाँ पे मास होगा लेफ्ट साइड में, उतना ही किसमें होगा, राइट साइड में मास रहेगा, ठीक है। तो जितना मास हम वहां पे रिएक्टेंट का लेके चले थे, और रिएक्टेंट मिलकर के जब प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वहां पे उसका मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। या हम कह सकते हैं देखो मास ऑफ केमिकल्स बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन बिकम कांस्टेंट। कहता है वहां पे जो मास होगा वो कंजर्व रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें एक एग्जांपल भी दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर, आप अगर एग्जांपल देखते हो भाई, तो वहां पे एग्जांपल भी दिया है टेस्ट में, ठीक है, वहां पे ट्राई करने के लिए एक एग्जांपल दिया गया है, वहां पे देखो आप चेक कर सकते हो। वहां पे जैसे एग्जांपल दिया गया है सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्शन करता है इथेनोइक एसिड से, ये इनके फॉर्मूले आप आगे चल कर पढ़ोगे, इथेनोइक एसिड से वहां पे रिएक्शन करता है, तो वहां पे क्या बनाएगा भाई, एक तो बनाता है सोडियम इथेनोइट एस्टर बनाएगा, सोडियम इथेनोइट बनाएगा, इथेनोइट, और क्या बनाता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, CO2 बनाएगा, ठीक है, लिख लेना इसको, और एक वाटर बनाता है। इस प्रकार से आप देखते हो। तो यहाँ पे आप एनसीईआरटी में देख सकते हो इसको अच्छे से।
तो यहाँ पे अगर सोडियम कार्बोनेट कभी रिएक्ट करता है इथेनोइक एसिड से, तो वहां पे 3 प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, सोडियम इथेनॉइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इस प्रकार से हमें 2 रिएक्टेंट से 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। और कहता है यहाँ पे आपको रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मास गिवन है, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मास गिवन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, कहता है क्या इस रिएक्शन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया है या इसको फॉलो नहीं किया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे दिया गया भाई, जो सोडियम आपके पास कार्बोनेट है वो है 5.3 ग्राम है, और जो इथेनोइक एसिड है वो 6 ग्राम दिया गया है। तो रिएक्टेंट साइड में टोटल मास कितना हो गया भाई, अगर ऐड करोगे तो आपका आएगा 11.3 ग्राम। रिएक्टेंट साइड में आपके पास इतना मास है, ठीक है, इतना मास आपके पास है। तो अगर प्रोडक्ट साइड में भी इतना ही मास होगा ना, तो हम कह देंगे भाई जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको इसने फॉलो किया, वरना नहीं फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट में दिया गया वो दिया गया 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम 9 ग्राम वाटर, 8.2 ग्राम सोडियम इथेनॉइड। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, आप मास चेक कर सकते हो 8.2 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे वाटर दिया गया भाई 0.9 ग्राम, ठीक है। और CO2 यहाँ पे दी गई है, CO2 है भाई यहाँ पे 2.2 ग्राम। तो यहाँ पे आप रिएक्टेंट में कितना वहां पे मास बढ़ा था 11.3, और वहां पे प्रोडक्ट में देखना भाई कितना मास बढ़ेगा, वहां पे ऐड करके देखते हैं 2 4 और 9 यहाँ पे रहेगा 3, ठीक है, 14 रहेगा, सॉरी 13 के लिए 3 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा भाई 11। इस प्रकार से आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में भी जितना मास है उतना ही किसमें है, प्रोडक्ट साइड में मास है। तो यहाँ पे कहता है रिएक्शन से पहले जितना मास होगा, अगर रिएक्शन के बाद उतना ही मास बढ़ा ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया है, ठीक है। लेकिन आगे चल करके जब आप हायर स्टडी में जाओगे ना, जब हायर स्टडी में आप जाते हो, ठीक है, ये बात है ना 9th तक तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट का जितना मास था उतना ही मास किसका बढ़ेगा, प्रोडक्ट का बढ़ेगा, ठीक है। मास ऑफ ए रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन एंड मास ऑफ ए प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन बिकम इक्वल, ठीक है। बट जब हायर स्टडी में हम जाते हैं ना, तो ये लॉ आपका फेल कर जाएगा, उस टाइम पे क्या होगा, रिएक्टेंट का मास थोड़ा सा ज्यादा होगा प्रोडक्ट से, ठीक है। कई केस में ऐसा देखा गया भाई, जो रिएक्टेंट का मास है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा लिटिल बिट प्रोडक्ट के मास से, ठीक है। तो वो मास कहां पे जाएगा, फिर वो मास कहां पे जाएगा भाई, वो मास कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी के अंदर। और थोड़ा सा अगर आपको याद है भाई, अगर आपके अब तक आया है, तो जो आपके बहुत ज्यादा ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं आइंस्टीन, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन होंगे, तो उन्होंने क्या बताया भाई, मास एनर्जी इक्वेशन उसने दी है, और जिसका नाम क्या रहता है वहां पे, E = mc स्क्वायर। तो ये आइंस्टीन इक्वेशन होगी, जिसके अंदर क्या आएगा भाई, वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो नहीं करेगा। वहां पे क्या होगा, आगे जब आप हायर स्टडी में जाते हो, तो रिएक्टेंट का मास थोड़ा सा ज्यादा होगा प्रोडक्ट के मास से, तो जो वहां पे मास का डिफेक्ट आया ना, जो मास रिएक्टेंट का कहां पे गायब हो गया, एनर्जी के अंदर गायब हो गया, और वो एनर्जी कितनी होगी, E, ठीक है। ये मास डिफेक्ट रहेगा, और C यहाँ पे क्या रहती है, स्पीड ऑफ लाइट। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये हायर स्टडी की बातें हैं, ये हायर स्टडी में आएगा, आप यहां तक कर सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तक आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद रहेगा भाई आपका जो नेक्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, किस प्रकार से केमिकल अपने आप कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो सेकंड लॉ आपका रहेगा भाई वहां पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जो सेकंड रहेगा बी था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये रहेगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कहा गया, आप क्या पढ़ रहे हो, यहाँ पे लॉ पढ़ रहे हो केमिकल कॉम्बिनेशन की, भाई किस प्रकार से एटम या एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर करके कंपाउंड बनाएंगे, और उसके ऊपर किस प्रकार से आप लॉ को एप्लीकेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बताया गया, देखो भाई, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कहता है
अगर कोई आपके पास पर्टिकुलर कंपाउंड है, लाइक वाटर है, CO2 है, अमोनिया है, यूरिया है, कोई भी कंपाउंड आपके पास है, ठीक है, उसको चाहे किसी ने भी बनाया हो, कहीं पे भी बनाया हो, ठीक है, तो वहां पे जो उसके अंदर एटम यूज किए गए ना, उसके मास की कंपोजिशन कांस्टेंट होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या बताया गया भाई, क्या लिखेंगे इसके बारे में हम, देखो, इन ए केमिकल सब्सटेंस, इन ए केमिकल सब्सटेंस या केमिकल कंपाउंड कोई भी आप लिखोगे, इन ए केमिकल सब्सटेंस, द एलिमेंट आर द element present in a constant proportion, ठीक है, element present in definite proportion by mass। देखो क्या कहता है भाई, बिल्कुल आसान है, कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होगी, बिल्कुल आसान। कहता कोई आपके पास केमिकल सब्सटेंस है, कोई कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड किससे बना होगा, एलिमेंट से, द एलिमेंट प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। तो कहता वहां पे जो एलिमेंट का जो मास होगा ना, वो आपका क्या रहेगा, वहां पे डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होगा, चाहे आप उसको कहीं पे भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। किस प्रकार, देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद भी करना पड़ेगा, जैसे जो CO2 है, ठीक है, और है भाई जैसे अमोनिया का एग्जांपल ले लो, बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे वाटर है भाई, ठीक है, CO है, कितने भी एग्जांपल आप ले सकते। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद भी करना पड़ेगा, जो कार्बन है, कार्बन का मास कितना रहता है, यहाँ पे कार्बन का मास रहेगा भाई आपका 12 यूनिट रहता है, 12 यूनिट मास आप मान के चलोगे, AMU में इसको काउंट करते हैं, AMU एटॉमिक मास यूनिट। आगे चल करके हम पढ़ेंगे किस प्रकार से ये एटॉमिक मास यूनिट आई है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो कार्बन का जितना मास रहेगा 12 एटॉमिक मास यूनिट। ऑक्सीजन का कितना रहता है, जितने यहाँ पे यूज करेंगे बता दूंगा, ऑक्सीजन के लिए कितना रहता है 16 AMU रहेगा। नाइट्रोजन का कितना रहता है 14 रहेगा, 14 AMU रहेगा। हाइड्रोजन का 1 AMU रहेगा, ठीक है। ऑक्सीजन का आ गया, कार्बन का आ चुका। तो देखो यहाँ पे किस प्रकार से वहां पे डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास रहेगा, ठीक है, ये मास है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का मास कितना होगा, देखो कार्बन कितने यूज किए आपने, यहाँ पे देखो कार्बन की रेशियो क्या है, यहाँ पे कार्बन 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का और ऑक्सीजन का मास का रेशियो देखते हैं हम कितना रहेगा, देखो कार्बन कितना भाई 12 यूनिट है, तो यहाँ पे 12 लिखोगे। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने भाई 2 है, और एक ऑक्सीजन का कितना मास होगा, वहां पे 16 AMU मास रहेगा, ठीक है, 16 रहेगा। तो यहाँ पे 2 का कितना रहेगा 32, 2 का 32 रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप कैंसिल आउट करते तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 से कैंसिल करोगे तो 3 और यहाँ पे 8, ये रहेगा। तो कहता है भाई कभी भी देखो समझो बात को, कहता है CO2 है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई कंपाउंड बना दिया आपने CO2, इसको कहता है कोई भी बनाए, कहीं पे भी बनाए, वहां पे कार्बन और ऑक्सीजन का मास का रेशो कितना होगा 3:8 रहेगा। कितना रहेगा भाई 3:8 रहेगा। अब तो बात समझ में आएगी ना। तो देखो क्या कहा भाई, कहता है CO2 को चाहे कोई भी बनाए, कहीं पे भी बनाए, अगर CO2 बन गया ना तो उसके अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन का मास का रेशो है वो क्या रहेगा 3:8 रहेगा। इसको बोलते हैं हम डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन ए केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। इसी प्रकार अमोनिया की कंपोजिशन क्या होगी बाय मास। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन रेशो हाइड्रोजन लेते हैं, तो नाइट्रोजन का मास कितना 14 यूनिट होगा, 14 यूनिट रहेगा, ठीक है। एक बार आपको लर्न करना पड़ेगा, यहाँ पे 14 यूनिट रहता है। हाइड्रोजन का कितना रहेगा भाई 3, एक का तो एक है, एक हाइड्रोजन के एटम का कितना AMU रहेगा 1 AMU, तो 3 का कितना रहता है 30। तो वहां पे नाइट्रोजन टू द हाइड्रोजन रेशियो कितनी रहेगी 14:3 रहेगा। तो कहता है अमोनिया को आप कहीं पे भी बनाए और कोई भी बनाए, अगर अमोनिया बनेगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मास का रेशियो हमेशा कितना रहेगा 14:3 रहेगा। दैट्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और देख सकते हो वाटर के लिए देखना भाई, इसके लिए क्वेश्चन भी दिया गया, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मास का रेशियो देखते हैं।
तो हाइड्रोजन का कितना वहां पे एटम का कितना मास रहता है 1 mu, ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा एक बार। और ऑक्सीजन का यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितनी 2, तो यहाँ पे 2 यूज करोगे। ऑक्सीजन कितनी रहेगी वहां पे, ऑक्सीजन कितनी है देखो, ऑक्सीजन एक यूनिट है, तो एक यूनिट का कितना मास है वहां पे 60, तो इसको अगर आप यहाँ पे कट करोगे तो 1:8 आ जाएगा। ये देखो इसको समझते हैं एक बार, देखो कैसे समझोगे। अगर कभी भी मैं वाटर का ब्रेक डाउन करूं, समझो बात को, अगर कभी भी हम वाटर का ब्रेक डाउन करें ना, ठीक है, वाटर का ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या होगा, 1 यूनिट तो मुझे हाइड्रोजन मिलेगी, 1 यूनिट मास तो हाइड्रोजन मिलेगा हमें, और वहां पे जो 8 यूनिट होंगी वो किसका होगा भाई, ऑक्सीजन का मास होगा। इस प्रकार से आप कह सकते हो, समझो बात को। अगर मैं 9 ग्राम वाटर का ब्रेक डाउन करूं तो 1 ग्राम तो मुझे हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम मुझे ऑक्सीजन मिलेगा। अब तो कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। देखो अगर 9 ग्राम वाटर का ब्रेक डाउन हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वहां पे 1 ग्राम तो हाइड्रोजन मिलता है, हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे 1 ग्राम तो, और 8 ग्राम क्या मिलेंगे, 8 ग्राम मुझे ऑक्सीजन के एटम में मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर कभी मुझे या उल्टा पर समझ सकते हो आप, अगर मेरे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन के एटम है और 8 ग्राम ऑक्सीजन के एटम है, तो कितना वाटर हम बना सकते हैं वहां पे, 9 ग्राम वाटर हम बना सकते हैं, ठीक है। या कह सकते हो, देखो एक क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी में, अगर यहाँ पे वाटर है तो ना कहता है 3 ग्राम मेरे पास हाइड्रोजन है और मुझे वाटर बनाना है, तो कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी। देखो शाबाश है, कहता है अगर मेरे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन है अवेलेबल है, 3 ग्राम हाइड्रोजन अवेलेबल है, और कहता मुझे है ना कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं वाटर बना सकूं, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल बना सकूं। तो यहाँ पे 3 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो वहां पे ऑक्सीजन कितनी चाहिए आपको, देखो रेशो कितनी है, 1:8 है ना, तो 1 से कितना होगा 3, तो 8 से कितना होगा वहां पे 24 होगा, ठीक है। 24 ऑक्सीजन एटम की आपको जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन के एटम की जरूरत आपको पड़ेगी, तब जाके आपके पास वाटर बढ़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप कह सकते हो, ठीक है, आसान है बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके लिए क्या कंपोजिशन रहेगी। तो यहाँ पे कार्बन टू द रेशियो ऑक्सीजन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का कितना मास रहेगा, 1 यूनिट मास कितना है वहां पे 12, और ऑक्सीजन का कितना रहेगा भाई 60। तो इस प्रकार से आप तो कर सकते हो आप, तो 3:4, ठीक है। तो ये है ना कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन टू द ऑक्सीजन मास रेशियो कितना रहेगा, 3:4 रहेगा। तो इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शन, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो आज आपने ना इस लेक्चर में 2 वहां पे लॉ पढ़े, ठीक है। क्या थे आपके पास आज का टॉपिक, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी किस प्रकार से जो केमिकल है, केमिकल में कौन होगा, एटम होंगे, एलिमेंट होंगे, वो कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे, और वो किस लॉ को फॉलो करते हैं। तो 2 लॉ आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे दिए गए हैं, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, यानी मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पढ़ा आपने। दूसरा जो लॉ था आपका लॉ ऑफ क्या होगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसको समझ लो एक बार, रिपीट कर देता हूं। कहता है इन केमिकल सब्सटेंस या कंपाउंड एलिमेंट प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। कहता है कोई भी अगर आप कंपाउंड बनाओगे उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, जो एटम प्रेजेंट होंगे, उनका जो वहां पे क्या रहेगा भाई, जो मास का रेशियो रहेगा ना वो कांस्टेंट रहेगा, कहीं पे भी आप बना सकते हो। जैसे CO2 में मैं कह सकता हूं, CO2 में क्या कह सकते हैं भाई, अगर CO2 कभी भी होगी ना तो कार्बन टू द ऑक्सीजन रेशियो कितना रहेगा वहां पे, 3:8 रहेगा। और वहां पे अगर अमोनिया का, वहां पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो देखते हो मास का, तो कितना रहता है 14:3 रेशियो रहेगा। तो इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। तो ये छोटा सा लेक्चर था, अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हो। ओके, थैंक यू।